हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। इस वीडियो का बेनिफिट उठाने के लिए आपको पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं जो कवर करता है डबल कॉलम कैश बुक। हमने सिंपल कैश बुक लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन इस बार हम क्या सीखने वाले हैं, 2 कॉलम। तो ध्यान से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से, कैश बुक तो कैश बुक ही है, यानी कि इसमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी जो किससे रिलेटेड है, कैश से। जो क्रेडिट बेसिस पर ये है, यानी कि जो उधार वाली ट्रांजैक्शन है उसका कोई भी ट्रीटमेंट कैश बुक में नहीं किया जाता है। ये बात तो क्लियर हम कर चुके हैं। लेकिन ध्यान से, ये 2 कॉलम होता क्या है ये चीज समझ आ रही है। तो व्हाट इज द मीन बाय 2 कॉलम कैश बुक, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक से आप क्या समझते हो। तो ध्यान से देखते हैं। 2 कॉलम कैश बुक इज द कैश बुक, ध्यान से, है तो कैश बुक ही, विच हैज 2 कॉलम। ध्यान से, एक ऐसी कैश बुक जिसके अंदर 2 कॉलम होती हो उसको हम 2 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। 1 कॉलम इज रिकॉर्ड दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू कैश ओनली, यानी कि एक कॉलम होती है कैश बुक में कैश की और एक कॉलम होती है आपके बैंक की। तो कैश की कॉलम में हम केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश से रिलेटेड है, और बैंक की कॉलम में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो बैंक से रिलेटेड है। सर समझ में नहीं आया, जरा ध्यान से देखो। मैंने रेंट पेड किया, बस इतना ही है। तो जब मैं पेड करने की बात कर रहा हूं तो ये ट्रांजेक्शन्स कैश को रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड। लेकिन मैं यही ट्रांजेक्शन्स को क्या कह देता हूं, मैंने रेंट पेड करा बाय चेक, मैंने चेक पेड किया है, यानी कि चेक दिया है रेंट पेड करने में। तो ये ट्रांजेक्शन्स जो है बैंक से रिलेटेड है। क्यों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछना कि जो चेक की पेमेंट होती है वो बैंक की बैंक होती है। ये बात समझ में आती है, ठीक, ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो जब आप चेक से पेमेंट करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। अगर आप कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो वो कैश कॉलम में जाएगा। तो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ईच, यानी कि 2 कॉलम होती है। एक साइड जो कैश, जो एक कॉलम होती है कैश की, उसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, और जो सेकंड कॉलम होती है उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, बैंक ट्रांजेक्शन। ये बात समझ में आ गई। प्लीज बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। इस पूरा बेनिफिट उठाने के लिए इसे लास्ट तक देखिए प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तुम्हें मजा आएगा। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से, आगे सीखते हैं फिर। चलो बेटा सीखते हैं। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कॉन्ट्रा एंट्री। ये क्या होता है, ध्यान से सुने। कॉन्ट्रा का मतलब, बचपन में जो गेम खेलते थे उसकी बात नहीं करने वाले हम, कॉन्ट्रा इशू नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, जो मतलब किसी पर इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दे, उसे कॉन्ट्रा बोलते हैं। जैसे कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूजर या कैश डिपॉजिट इन द बैंक एज बोथ द अकाउंट आर इन द कैश बुक। इट इज द सिग्निफाइड बाय राइटिंग सी इन द कॉलम कॉल्ड लेजर फोलियो। क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, मैं समझाऊँ, प्लीज ध्यान से देखना जरा। मैं बता देता हूँ आपको। काउंटर एंट्री जो होती, कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो एंट्री होती है। जैसे सपोज करो मैंने बैंक से अपने ऑफिसर के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई पैसा कैश में विड्रॉ करा। तो ध्यान से, जब मैंने कैश विड्रॉ करा तो मेरे पास कैश की कॉलम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कैश आ गया। और बैंक की कॉलम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देख रहे हो, एक तरफ से आपकी इंक्रीज हो रही है, एक तरफ से डिक्रीज हो रही है। ये बात समझ आता है। और दूसरी ट्रांजेक्शन समझो, सपोज करो मेरे पास कैश ज्यादा आ गए तो मैंने क्या काम करा, अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अब इस केस में क्या होगा कि मेरे पास जो कैश है उसकी कॉलम क्या हो जाएगी, रिड्यूस, कम हो रही है, क्योंकि कैश जा चुका है। और कहां पर जमा करा चुके हैं, कहां डिपॉजिट करा चुके हैं, बैंक के अंदर। तो बैंक की कॉलम जो होगी, यानी कि जो बैंक का बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स करी जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, एक दूसरे के इफेक्ट को नलवाइड यानी कि खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब इसको शो कैसे करना है, फॉर्मेट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक LF की कॉलम बनती है जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो। तो उसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्री को हम C के नाम से दिखाते हैं। किसके नाम से दिखाते हैं, C। जब क्वेश्चन हम इसके करेंगे तो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। ये बात समझ में आती है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई मीनिंग पूछता है तो आपको बताना ही पड़ेगा, इसके थ्रू आपकी नॉलेज का पता चल जाएगा कि हाँ आपने क्रैमिंग नहीं करी है कंसेप्ट की, वो समझा है। ओके, कॉपी करिएगा, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। एक टर्म हम नहीं सीखते हैं हम बेटा, इसमें क्या, डिफाइन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट,
ध्यान से, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है किसके लिए, जो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। करंट अकाउंट कैसे, जैसे सपोज करो मैं जॉब करता हूँ तो मेरा जो अकाउंट ओपन करा जाएगा वो सेविंग अकाउंट होगा, लेकिन जो मेरा बिजनेस है यानी कि जो मेरा सपोज करो मैंने कोई अपना टैली सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए कोई मतलब एक प्राइवेट अपनी कोचिंग ओपन कर रखी है, ठीक है, बहुत अच्छी कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके नाम का मैंने अपने क्या कर रखा है, एक अकाउंट ओपन करा रखा है, तो उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस के लिए ओपन किया जाता है, और जो हम करते हैं जैसे आपके फादर भी फैमिली करते हैं तो वो बोला जाता है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। क्लियर, तो ध्यान से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द ड्रॉइंग आउट ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ मोर देन व्हाट हैज बीन डिपॉजिटेड इन। ये नहीं सर समझ में आया, तो ध्यान से देखते हैं। जैसे सपोज करो ये बैंक है, ठीक है, और बैंक में आपका क्या है, अकाउंट है, उसके अंदर आपने सपोज करो 2 लाख रुपीज डिपॉजिट करा, कितना, 2 लाख रुपए डिपॉजिट, ठीक है, और आप जो है वो कौन है, बिजनेसमैन। कौन है, बिजनेसमैन। मैंने आपको अभी बताया कि ये फैसिलिटीज जो है वो किसके लिए दी जाती है, केवल बिजनेस के लिए, ठीक है, सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब ध्यान से समझते हैं, मुझे जरूरत पड़ गई अपने बिजनेस में 3 लाख रुपीज की, कितने की, 3 लाख रुपीज की, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ अपने बैंक का, मेरी जो गुडविल है बैंक के अंदर वो अच्छी है, मैं काफी पैसा डिपॉजिट भी करता हूँ, विड्रॉ भी करता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं जाऊंगा बैंक के पास और बैंक से मैंने पूछा तो बैंक वाले मुझे क्या काम करेंगे, 2 लाख रुपीज तो जितना मेरे अकाउंट में डिपॉजिट है वो विड्रॉ करके दे देंगे, और साथ में एक फैसिलिटी दे देंगे कि सर आप 1 लाख रुपीज और विड्रॉ कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, विड्रॉ, यानी कि जितना मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट था उससे ज्यादा अगर मैं कोई अमाउंट विड्रॉ करता हूं तो ज्यादा अमाउंट को बोलते हैं क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बात समझ में आती है। ये एक तरह से करंट लायबिलिटी हो जाएगी बिजनेसमैन के लिए, जो कि आपको विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी, किसको, बैंक को, और बैंक इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा क्योंकि वो एक आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। ये बात समझ में आती है, तो इसको बोलते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये हमारी तरह से लायबिलिटीज है। क्या है, लायबिलिटीज। ये बात समझ में आ गई। यही लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जो पैसा हम अपने बैंक में डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा जब हम अपने बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं तो जो एक्सीज अमाउंट जो विड्रॉ करी गई उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। सर बैंक ऐसा क्यों देगा, देता है कि आप रेगुलर कस्टमरों की गुडविल अच्छी है, जब भाई कंटिन्यू वो यहाँ पर डिपॉजिट भी कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है, तो बैंक इतनी फैसिलिटी तो देता ही देता है। अगर बिजनेसमैन के लिए फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो कौन बिजनेसमैन अपना बैंक में अकाउंट ओपन कराएगा। ये बात समझ में आती है। तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, ठीक, जिसको हम करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। बने रहेगा क्योंकि बैंक आपकी कैश बुक में ये भी देखने के लिए मिल सकता है, इस वजह से मैंने इसको समझा के आपको समझा। क्लियर। अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट क्या है, अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि डबल कॉलम का क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। चलो बेटा आप क्वेश्चंस देखते हैं जरा ध्यान से। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। आपको डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है जिसमें आपके पास कैश की भी ट्रांजैक्शन होंगी और जिसमें आपके पास बैंक की भी ट्रांजैक्शन होगी। ओके, तो हमने क्या सीखा था जब स्टार्टिंग करी थी, तो जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश कॉलम में, जितनी बैंक की ट्रांजैक्शन है वो बैंक की कॉलम में। और यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कैश की कॉलम पर भी इफेक्ट डाल रही है और बैंक पे, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो कैश में है वो कितना है 7,500 का। और देखो ध्यान से, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया भैया, अगर ना समझ आता तो दिक्कत हो जाती। यानी कि हमारे पास इतने की लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया 35,000 का। क्लियर। क्या होता है, क्या करेंगे ट्रीटमेंट अभी सीखने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। वेजेस पेड करी है 2,000 की, ठीक है। कैश सेल करी है 70,000 की प्लस CGST एंड SGST एट 6%, यानी कि जो हमने गुड सोल्ड किया है उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान से, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या कि मैंने कोई गुड सोल्ड किया तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो गुड सोल्ड करते हैं उसके साथ में टैक्स कलेक्ट करते हैं। जैसे आप कपड़ों के शोरूम वगैरह पर जाओगे तो आपको जब इनवॉइस मिलेगा, इनवॉइस में चेक करना कि आपके पास अमाउंट भी होगी और नीचे क्या होगा, टैक्स की जो अमाउंट है, CGST और SGST। CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, SGST जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये बात समझ में आता है। और एक IGST भी होता है। IGST क्या होता है,
वो मैं ये सारी डिटेल एक काम करूंगा, इसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आईजीएसटी वैसे ही होता है, जब आप दूसरे स्टेट से कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो वहाँ आईजीएसटी लग जाता है। जैसे सपोज करो मैं गाजियाबाद में हूँ और मैंने दिल्ली से कोई गुड्स परचेज किया है तो वहाँ पर आईजीएसटी लग जाएगा, वहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। इसकी वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल की तरह ये मान के चलो ये सरकार को टैक्स है। टैक्स का मतलब क्या, कि अपनी कुछ कमाई में से गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा देना, जिससे कि हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेनिफिट। क्लियर। कैश डिपॉजिट, बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट कराया तो देखो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, कैश डिपॉजिट करा उस पर भी इफेक्ट पड़ा, बैंक में डिपॉजिट करा उसकी कॉलम पर भी इफेक्ट पड़ा। क्लियर। गुड्स परचेज, अब परचेज जब हम करते हैं तो यहाँ देखो आईजीएसटी आ गई, वही वाली बात है। ये परचेज हमारी कौन सी होंगी, इंटर स्टेट होंगी। इंटर स्टेट का मतलब क्या, कि जो दूसरे स्टेट से हम परचेज करते हैं तो वहां पर सरकार एक नया टैक्स लगा देती है, जिसे क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। ये इसी का पार्ट्स है, जीएसटी के पार्ट्स हैं सारे। तो जीएसटी चल रहा है हमारा, उसी के पार्ट्स हैं सारे। 12% एंड पेड बाय चेक, और जिसकी पेमेंट किससे हुई है, चेक से हुई है। ध्यान से, चेक से, बहुत अच्छी बात। रेंट पेड कराया हमने 500 का, ओके। ड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से विड्रॉ कर लिया। कितना, 4000 रुपीज। ओहो। सैलरी पेड करिए 10,000 रुपीज की, तो इससे हमें डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो आपको सीखना होगा, बना रहिए मेरे साथ और वीडियो का बेनिफिट उठाने के लिए इसे लास्ट तक देखिए प्लीज। चलो करते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट। तो देखो बच्चों, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास क्या, डबल कॉलम कैश बुक का। तो देखते हैं हमारे पास, मैंने आपको क्वेश्चंस में क्या बताया था कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था किसका, कैश का भी था, और हमारे पास बैंक में था। लेकिन बैंक में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, जिसमें हम पेमेंट यानी कि पैसा देते हैं। इस वजह से लायबिलिटी का बैलेंस हमने किधर लिखा, बैंक की कॉलम में क्रेडिट साइड, क्योंकि वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि उसमें पैसा दिया जाता है। ठीक है। एसेट्स में बेनिफिट हमें मिलता है और आने वाले को बोलते हैं डेबिट। इस वजह से जो एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है यानी कि कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हो जाएगा आपका 7500। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर बैंक का बैलेंस भी क्या होता, बैलेंस बीडी होता, यानी कि ओपनिंग बैलेंस होता, बैंक ओवरड्राफ्ट ना लिखा होता, तो उसको हम बैंक की कॉलम में इधर लिख देते टू बैलेंस बीडी के साथ। ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं उसके बाद ट्रांजेक्शन। फिर 2 तारीख में क्या हुई थी, वेजेस पेड करी थी। तो ध्यान से, वेजेस जो पेड करी थी उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि बाय चेक करिए क्या, तो हम ये क्या मान के चलेंगे कि कैश में पेड करी होगी। तो इस वजह से देखो बाय वेजेस यानी कि कैश क्या हो गया, हमारी कॉलम कम हो गई। ये आपको पहले बता चुका हूँ, अगर पैसा आता है बिजनेस में तो डेबिट करते हैं और पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं। ये मैं फर्स्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। क्लियर। तो वेजेस पेड करिए तो पैसा हमारी जेब से गया है, इस वजह से इसको कहाँ लिखा गया, क्रेडिट साइड में। किस कॉलम में, कैश कॉलम में। क्लियर हो गई बातें। फिर इसके बाद आती है 5 तारीख को हमने सेल किया है, और लेकिन जो सेल किया है वो हमने कैश में करा है। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी को गुड सोल्ड करेंगे कैश में, बदले में क्या लेंगे, पैसा। तो पैसा हमारे पास आया, और आने को मैंने क्या बोला था, डेबिट में। लेकिन ध्यान से, यहाँ पैसा कैश में आया तो इस वजह से कैश की कॉलम में आया, और साथ में उसके क्या है, आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमने पे करे हैं। सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी क्या करे हैं, पे करे हैं। ठीक है। ध्यान से मुझे बताओ, जब मैं गुड सोल्ड किसी को कर रहा हूँ तो साथ में मैं उस पर टैक्स लगा के भी दे रहा हूँ। क्या लगा के दे रहा हूँ, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सीधी सी बात है, मुझे कैश का जो पैसा है, जो सेल का पैसा है, वो तो मिलेगा, साथ में सामने वाला मुझे टैक्स का पैसा भी देगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यही होता है, कमा मैं रहा हूँ, लेकिन ये जो बर्डन है ये है किसका, कस्टमर का। कस्टमर पे करेगा इसको। ये बात समझ में आती है, क्लियर। तो उसको जो हम सेल पर टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट। आउटपुट का मतलब समझ लो, गुड्स बाहर गया उस पर हमने टैक्स लिया तो उसे आउटपुट बोलते हैं। तो जब भैया ये पैसा सेल के साथ आएगा तो इस वजह से हमने कैश कॉलम में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर है। 6% से पेमेंट हुई थी, ठीक, जो कस्टमर ने हमको करी थी। फिर उसके बाद क्या डिसीजन हुआ, 10 तारीख को बैंक में, ध्यान से, 10 तारीख को क्या हुआ, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ। क्या हुआ, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी क्या बताया था, भाई मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक की बैलेंस क्या होगा, बढ़ गया होगा, और कैश की कॉलम क्या है, कम हो गई होगी। तो ध्यान से, यही तो हो रहा है। तो ध्यान से देखो, जब हमने पैसा डिपॉजिट करा किसमें, बैंक में, ठीक है, तो कैश की कॉलम क्या होगी, कम हो गई होगी, यानी कि कैश चला गया ना बिजनेस से। तो जब चला गया तो क्रेडिट कर दिया हमने, लेकिन किसके नाम से, बाय बैंक के नाम से। कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, ठीक है। और यही पैसा क्या हुआ, बैंक की कॉलम में क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्यों,
क्योंकि पैसा हमने दिया, कैश दिया, कम हुआ तो उसमें से क्रेडिट करा, और पैसा कहाँ आया, बैंक में आया, और जब बैंक में पैसा आया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ये थोड़ी टेक्निकल चीज होती है, कभी कभी क्वेश्चंस में आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो देख पा रहे हो यहाँ बैंक कॉलम, यहाँ कैश बुक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और देखो जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे लिखना है, लेजर फोलियो की कॉलम में आपको सी लिखना है। क्या लिखना है, सी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बातें। कैश हमारे यहाँ से गया तो क्रेडिट हो गया, कहाँ गया, बैंक में गया, तो बैंक की कॉलम क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तो इस वजह से हमने बैंक की कॉलम में उसको डेबिट कर दिया, क्लियर। फिर उसके बाद आती है 15 सितंबर। 15 सितंबर में हमने परचेज करी और उसकी पेमेंट करी बाय चेक, ठीक है। भाई मैं अब किसी से गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो मैं चेक पे कर रहा हूँ, साथ में टैक्स भी पे कर रहा हूँ, तो दोनों अमाउंट मेरे हाथ से यहाँ से जारी है, लेकिन कहाँ से जारी है, चेक के थ्रू जारी है। तो ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, इस वजह से हमने इसको कहाँ लिखा है, बैंक की कॉलम में। परचेज किया है वो अलग लिखा, और उस पर जो हमने टैक्स पे करा है IGST, ठीक है, वो कितना है 2400। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। फिर उसके बाद है ट्रांजेक्शन में कि आपने रेंट पेड किया है, ठीक है। तो जब रेंट पेड किया है, कैश में पेड करा है, तो सीधी सी बात है, जब कैश गया तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। ये मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो ये बस ये थिंकिंग रखो दिमाग में क्वेश्चंस करने पे, अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, अगर पैसा जा रहा है तो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात है। तो आपने रेंट पेड करा तो पैसा आया, गया, सर पैसा गया, सीधी सी बात है, चला गया, और साथ में हमने उसके टैक्स भी पे किया। कौन सा, इनपुट CGST और SGST भी हमने पेड किया। तो भाई सीधी सी बात है, जब मेरे पास से रेंट भी जा रहा है, टैक्स भी मैं पे कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ मेरी जेब से तो पैसा गया ना, और जाने वाले क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। तो ये देखो रेंट और उसकी अमाउंट, क्लियर हो गई ये बातें। फिर 25 सितंबर को पैसा विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। कहाँ से, बैंक से। तो मुझे बताओ बैंक से जब हम पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, यानी कि बिजनेस में नहीं आया, पर्सनल यूज के लिए आया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, सर ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि पैसा निकाल लिया। तो जब पैसा निकाल लिया, इसमें से ड्राइंग लिखकर हमने कहाँ लिख दिया, 4000। जब हम कोई पैसा या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, क्लियर। फिर हमने सैलरी पेड करी है, और जो सैलरी पेड करी गई है वो कैश में, तो इस वजह से जब पैसा, सैलरी में हम पैसा लेंगे देंगे, सर मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरी जेब से पैसा जा रहा है ना, तो जब पैसा गया तो क्या, क्रेडिट, सिंपल, क्लियर। सबसे एंड में बात आती है इनकी बैलेंस करने की, ठीक है। अब ध्यान से देखो बैलेंस कैसे किया जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा, पहले बैंक का टोटल किया तो ये आ गया, पहले क्या करा, बैंक का टोटल किया तो ये आ गया। इस बैलेंस में से जब हमने ये बैलेंस लेस करा तो हमारे पास जो ये बैलेंस आया, ये आ गया किसका, टू बैलेंस CD, यानी कि बैंक का वो बैलेंस जो अभी हमारा बकाया है, जो एक तरह से अभी हमारे पास लायबिलिटी बच रही है, जिसे क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बात समझ में आती है, क्लियर। ये क्या हो गया आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि इतना पैसा वो है जो अभी हमें बैंक को पे करना है। हाँ, अगर बैंक का बैलेंस बाई चांस इधर की तरफ आ जाता क्रेडिट साइड में, तो वो बैलेंस बन जाता हमारा बाय बैलेंस CD, यानी कि हमारे बैंक में पॉजिटिव पैसा है, इस वजह से वो क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने पैसा एडवांस निकाल रखा है, फालतू निकाल रखा है, ठीक है, और कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो हमारे बैंक के बैलेंस को कम कर सके, यानी कि जो हमारी लायबिलिटी है उसे कम कर चुकी। तो इस वजह से जो बैलेंस जो निकल के आया है, ये भी हमारी लायबिलिटी भी शो कर रहा है, ठीक है। ये ऐड किया और हमने ये लेस करा तो ये आ गया निकल के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू बैलेंस CD, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार कैश का बैलेंस देखते हैं। कैश का बैलेंस जब हमने ये टोटल किया तो ये आया। अब इसमें से ये वाली साइड लेस करने के बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है, ये वो बैलेंस रिप्रेजेंट करती है कि इतना कैश का बैलेंस हमारे पास है जो कि हमारी एसेट्स है। इस वजह से एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर होता है और क्रेडिट बैलेंस इधर होता है। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस इधर होता है और क्लोजिंग बैलेंस इधर होता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ होंगे। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस से सब रिजॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज इसको कंटिन्यू बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें टू योर फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, एंड घर पर रहें और सेफ रहें, स्टडी करते रहें। बाय बाय।